रिद्धिमा ने जैसे ही सुबह अखबार में पढ़ा कि आज तंबाकू निषेध दिवस है, तो उसने विवेक से तुरंत कहा, विवेक, क्या तुम्हें मालूम है आज तंबाकू निषेध दिवस है? यह तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि तंबाकू निषेध दिवस भी मनाना है और बाजार में खुलेआम तंबाकू भी बिकती रहे? आखिर क्या है इस दिवस को मनाने का प्रयोजन? और क्या कोई एक भी व्यक्ति इस दिवस को मान्यता देते हुए तंबाकू का त्याग करता होगा? विवेक को लगा रिद्धिमा उस पर कटाक्ष कर रही है। यह सब सुनाकर क्या तुम मुझे ताने दे रही हो? अपने मुंह के छालों के कारण मैं पहले ही परेशान हूँ। यही होता है दोनों के बीच संवादनहीनता की स्थिति होती है या कटुता की। सामान्य भाव से न कोई कुछ कहता है न दूसरा ग्रहण करता है। 10 बजे विवेक कार्यालय चले गए और 11 बजे डॉक्टर गुप्ता फोन पर थे। देखिए मिसेज मोइत्रा, आपको पता ही होगा मोइत्रा जी मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। दरअसल मैं उनसे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता जो उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करे। ऐसी क्या बात हो गई डॉक्टर? विवेक के मुंह में इन दिनों छाले जरूर हो गए हैं, जो पहले भी होते रहे हैं, और वे हामायसिन सस्पेंशन आदि लगाते रहे हैं। आप बहादुरी से काम लेंगी, इस निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ कि मोइत्रा जी को माउथ कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। आपको उन्हें तंबाकू सेवन से रोकना है। रिद्धिमा नहीं कह सकी कि मैं तमाम जतन करके हार चुकी हूँ। आप नहीं जानते कि तंबाकू को लेकर इस घर में कैसे कैसे विवाद और संघर्ष हुए हैं, पर विवेक तंबाकू छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या यह बात विवेक जानते हैं? हाँ, अनुमान तो होगा ही। कुछ जरूरी बात करनी है, आप घर आ सकें तो। आती हूँ डॉक्टर। रिद्धिमा को विवेक के माउथ कैंसर की सूचना ठीक तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मिली। ओह विवेक, तुम मेरी आशंका को टालते रहे और अब खतरा सामने है। तंबाकू जैसा जड़ पदार्थ कभी उन दोनों के बीच घुसपैठ कर उनकी निजता निकटता ध्वस्त करेगा, रिद्धिमा ने सोचा नहीं था। अब स्थिति यह हो गई थी कि जहां नजर जाती है वहीं तंबाकू की पुड़िया बरामद होती है। मेज पर, अलमारी में, खिड़कियों के पर्दों के पीछे, जेब में धोने के पहले विवेक के वस्त्रों की जेबों से तेज भभके के साथ तंबाकू की किरीच निकलती है। वह सावधान करती रही, तंबाकू छोड़ने का इरादा कर लो विवेक, यह कैंसर का कारण बनता है। लाखों लोग खा रहे हैं, फिर तो सभी को कैंसर हो जाना चाहिए। उन्हीं में से कुछ को होता है, उन्हें भी, जो तंबाकू नहीं खाते हैं। खतरा खाने वालों को अधिक होता है विवेक। अच्छा, अब वही सब दोहराकर मेरा दिन खराब ना करो। एक क्लेम के मुकदमे ने पहले ही मुझे परेशान कर रखा है। तुम्हारे मुंह में ये जो छठे छमा से छाले हो जाते हैं ना, वह किसी व्याधि की शुरुआत ही ना हो। छोड़ने की कोशिश करूंगा, आदत धीरे धीरे ही जाएगी रिद्धिमा। ऐसी आदत डालते ही क्यों हो जो फिर जाती नहीं? वकालत ऐसा पेशा है रिद्धिमा जहां एकाग्रता बनाए रखने के लिए व्यसन जरूरी हो जाता है। दिन भर मुवक्किलों के साथ माथा खपाना होता है। तंबाकू मैं शौक से नहीं, तनाव से बचने के लिए खाता हूँ। विवेक इसी तरह से झूठ को सच, गलत को सही सिद्ध करता रहा है। फिर तो कामकाजी स्त्रियों के लिए भी व्यसन अनिवार्य कर देना चाहिए। तनाव से बचने के लिए शराब, सिगरेट, तंबाकू, पान खाने की छूट पुरुषों को ही क्यों मिले, स्त्री को क्यों नहीं? पर स्त्री कोई व्यसन करे तो पुरुष चिंतित हो जाता है कि लोग कहेंगे इसकी स्त्री व्यसनी है। स्त्री ही सदा शालीन संस्कारी क्यों बनी रहे, पुरुष क्यों नहीं? समाज का प्रमुख तो पुरुष बना हुआ है, वही नियामक और निर्णायक है, तो उसकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए, जिससे वह समाज में एक प्रभाव व आदर्श स्थापित कर सके। पढ़ी लिखी पत्नी खतरनाक होती है, पति को स्वतंत्र नहीं रहने देती। जान लो, हम पुरुष औरतों की मुट्ठी में नहीं रहेंगे। हाँ, राजपाट तो खत्म हो गया, ठकुराई के नाम पर यह व्यसन ही बचे रह गए। तुम लोग व्यसन को पुरुषार्थ मानते आए हो। कैसा है यह पुरुषार्थ जिसे शराब या तंबाकू का सहारा चाहिए? और कैसा है यह समाजशास्त्र कि जितना ऊंचा आदमी उतनी ऊंची शराब? तब तो हम स्त्रियां भली कि उनमें जो भी ताकत और साहस है उसका केंद्र उनके भीतर है। उन्हें किसी व्यसन की जरूरत नहीं पड़ती। डायलॉगबाजी बंद करोगी रिद्धिमा? सही सलाह देना गुनाह है तो लो, आज से चुप हूँ। दुख की बात यह है कि पुरुष के दुष्कर्म स्त्री की नियति बन जाते हैं। मुझे डर है घर में जहां तहां पड़ी तंबाकू की पुड़िया देख मेरे दोनों बेटे यह व्यसन न करने लगे। तुम्हारा रोज रोज का भाषण सुनकर तो करेंगे ही, इसलिए कहता हूँ कि बात को इतना न बढ़ा दो कि लड़के प्रभावित हों। घबरा जाती थी रिद्धिमा, बेटों को बार बार सचेत करती थी, तुम दोनों तंबाकू और सिगरेट को छुओगे भी नहीं। वह दोपहर बाद चिकित्सक के घर पहुंची। वह चिकित्सक व उनकी पत्नी नियति से कुछ आयोजनों में मिल चुकी थी, अतः चिकित्सक ने उसे बरामदे में बने क्लिनिक में न बैठाकर भीतर कला कक्ष में बिठाया। नियति को भी वहीं बुला लिया। अपनी पत्नी को
चिकित्सक विषय पर आए मोइत्रा जी की स्थिति आप जान ही चुकी हैं। आपको उनका मनोबल बनाए रखना होगा। मुझे आशा है आप स्थिति को भली प्रकार संभालेंगी। उन्हें तंबाकू छोड़ना ही होगा। यह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। आप उन्हें अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए सौहार्द बनाए रखकर उन्हें भरोसा दें। रिद्धिमा नहीं कह सकी कि विवेक को अच्छी तरह समझने का दावा उसका गलत साबित हुआ। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करके अब हार चुकी हूँ डॉक्टर। आप हार जाएंगी तो कैसे सब ठीक होगा? आदत धीरे धीरे ही जाती है। तो पुरुष ऐसी आदत डालते ही क्यों हैं जो जाती नहीं? क्या विवेक को तंबाकू के खतरे मालूम नहीं थे? मेरी समझ में नहीं आता, जब सिगरेट के पैक पर लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब सरकार इसे प्रतिबंधित क्यों नहीं करती? तंबाकू निषेध दिवस भी मनाना है और तंबाकू खुलेआम उपलब्ध भी रहे, बिकता भी रहे। आपका गुस्सा ठीक है, पर पुरुषों को फील्ड में काम करना होता है, बड़े तनाव में रहते हैं। एकाग्रता बनाए रखने के लिए लोग ऐसी आदतें पाल लेते हैं। आप भी तो दिन भर व्यस्त रहते हैं डॉक्टर, तरह तरह के रोगियों से जूझना होता है, तो क्या एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको भी व्यसन की जरूरत होती है? चिकित्सक मुस्कुराने लगे। नियति, उनकी बीवी ने अबूझ भाव से उन्हें निहारा। बात आगे भी जारी रहती, किंतु संबंधित नर्सिंग होम से इमरजेंसी कॉल आ गया। जाना होगा। हम डॉक्टरों की जिंदगी यही है, दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते हमारी अपनी निजता नहीं रह जाती। चिकित्सक जाने को उद्धत हुए तो रिद्धिमा भी चलने लगी। नियति ने रोका। आप पहली बार आई हैं घर पर, तो चाय पीकर जाएं। रिद्धिमा रुक गई। बात व्यसन पर ही होती रही। उसी तारतम्य में नियति कह बैठी, आप तो अपने पति के तंबाकू से ही परेशान हो। यहाँ तो होटल राज दरबार में रोज रात को जुए और मदिरा की महफिल सजती है। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब की ही बात कर रही हूँ। रिद्धिमा चौंक गई। चिकित्सक को तो मदिरा पान के खतरे मालूम होते हैं, फिर भी उनका यह आचरण आपको दुख नहीं देता? देता है, पर अब मैं डॉक्टर साहब के गुण दोषों में ही न उलझकर उन पक्षों पर भी ध्यान केंद्रित करती हूँ जो मुझे सुख देते हैं। यह आसान स्थिति है, पर जब तनाव, दबाव या घुटन हो तब दूसरे पक्ष पर ध्यान ही कहाँ जाता है। मैं तो विद्रोह करके अब चुप बैठ गई हूँ और विवेक को उनके हाल पर छोड़ दिया है। हाँ, एक दिन हमारी सहनशक्ति जवाब दे जाती है और तब हम मौन हो जाते हैं या विद्रोही। लोग सहसा विश्वास नहीं कर पाते, डॉक्टर साहब जो नगर के सबसे सिद्ध चिकित्सक हैं, शराब पीकर, जुआ खेलकर देर रात घर आते हैं। इनके देर रात घर आने पर मैं पहले ही खूब कलह करती थी। शोर सुनकर मेरी तीनों बेटियां जाग जाती थीं। लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में आपको यह सब कैसे पता चला? रिद्धिमा ने बीच में टोका। एक दिन मैं होटल राज दरबार जा पहुंची कि मेरा वहां होना शायद इन्हें ग्लानि से भर देगा। मैंने इनके साथियों से कहा, आप लोग यहाँ ना आए तो इनका आना भी बंद हो जाएगा। आप लोग क्यों एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जैसे शिष्ट इंसान ने सार्वजनिक स्थल पर मुझे थप्पड़ मारकर कहा कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इतना अपमान हम शिक्षित समर्थ स्त्रियों को सहना पड़ता है। तब निरक्षर निसहाय स्त्रियों की कितनी दीन दशा होती होगी। स्त्री चाहे जिस वर्ग की हो, वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक किसी न किसी स्तर पर शोषित जरूर है और उसके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं सहती तो घर टूटता है और इस टूटने का ठीकरा स्त्री का सर पर ही फोड़ा जाता है कि इसे निभाना नहीं आता। यह पक्षपात ही तो अखर जाता है। घर को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही क्यों हो? हमें ही क्यों कहा जाए कि पति को खुश रखो, घर में शांति बनाए रखो? मैं रोते हुए घर पहुंची। मैं नियंत्रण खो रही थी। तब बड़ी बेटी कहने लगी, माँ, हम तीनों बहनें तुम्हारी कुछ नहीं है क्या? पापा ही सब कुछ हो गए कि तुम एक उन्हें ही लेकर हरदम सोचो। तुम हमारी खातिर खुश नहीं रह सकती? उस दिन मुझे लगा कि हम अपने दुख या अभाव को इतना व्यक्तिगत क्यों मान लेते हैं कि सोच नहीं पाते कि वह दुख दूसरों को कितना प्रभावित करेगा। क्लेश और कलह का बच्चों के विकास और वृद्धि पर बुरा असर होगा। मैंने प्रण किया, मैं ऐसे व्यवहार नहीं करूंगी जो बिगड़े वातावरण को अधिक बिगाड़ दे। मुझे हर हाल में अपनी बेटियों को स्वस्थ वातावरण और सुरक्षा देनी है। तब मैंने सोचा, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? मैं इसी उधेड़बुन में उलझकर क्यों रह जाना चाहती हूँ, जबकि वे मेरी भावनाओं को महत्व नहीं देते। इनकी हरकत मुझे इसलिए दुख देती थी क्योंकि मैं उन पर बहुत अधिक केंद्रित थी। रिद्धिमा को याद आया, कलह और उनके रोने धोने से मेरे बेटे भी तो खींच जाते हैं। ओह, ऐसा ना हो बेटे भी विमुख हो जाएं। तो क्या अब निरुपाय होकर आप तटस्थ हो गई हैं? मेरा मतलब मौन नहीं। तटस्थ हो जाना समाधान नहीं बल्कि पलायन है। इस तरह रिश्तों में निराशा भरती है। यह सही है, पति पत्नी के बीच तनाव हो तो रिश्ते में वह बात नहीं रहती। फिर भी हमें रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि भागना कभी भी आसान नहीं होता।
ना समय से, ना स्थिति से, ना स्थान से, ना खुद से और ना ही रिश्तों से। समाज का अस्तित्व कायम है तो इसलिए कि परिवार है। मेरी पहली कोशिश यह होती है कि मैं स्वयं को कभी भी दयनीय न लगने दूं। मेरा एक व्यक्तित्व है और मैं निराश या अस्त व्यस्त रहकर अपने व्यक्तित्व को मात्र इसलिए खत्म नहीं कर सकती कि मेरे पति मदिरा या जुए में निमग्न हैं। जिंदगी में कोई एक पक्ष नहीं होता कि वहां से हमें हताशा मिली तो हम दूसरे पक्षों पर ध्यान न दें। यह नकारात्मक तरीका है। मैं उन पक्षों को याद रखती हूँ जो मुझे सुख देते हैं। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब में कभी सुधार होगा या नहीं, पर मुझे संतोष रहेगा कि मैंने घर के वातावरण को बिगड़ने से यथासंभव रोका है। यह समझौता या घुटने टेकना नहीं है, बल्कि मैं अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। रिद्धिमा मुग्ध भाव से नियति की बातें सुनती रही, फिर बोली, फिलहाल इतना कह सकती हूँ कि आपसे मिलकर मेरा ये उच्चाटन कम हुआ है। समस्या का समाधान न भी निकले, पर हम उस समस्या को इतना विकृत न बना दें कि दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएं। हमें कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि हमारे हिस्से की भूमिका शायद कभी खत्म नहीं होगी। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगी कि इन पुरुषों को सद्बुद्धि दे। रिद्धिमा ने कुछ इस तरीके से यह बात कही कि नियति मुस्कुरा दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।